इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान के बायोलॉजी वाले पोर्शन से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम लेकर आ चुके हैं जो कि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और कितने नंबर में भाई? तो 15 नंबर में हर साल ही पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो से आपका 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिए कि जो विज्ञान का बायोलॉजी होता है ना, बायोलॉजी का बिल्कुल जान प्राण है ये, बायोलॉजी का जान प्राण ये डायग्राम है। इसको तैयार करके चले जाओगे तो इससे बाहर बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आता है। तो देखिए कौन कौन से डायग्राम है। सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहला आपका पूछा जाता है मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। कोई सा भी पेपर उठाकर देख लेना, ये पूछा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है नेफ्रॉन का नामांकित चित्र, और उसके बाद पुष्प का नामांकित चित्र, और उसके बाद यहाँ पर मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। ये 4 डायग्राम हर साल ही पूछे जाते हैं। और एक एक्स्ट्रा डायग्राम बताएंगे जो कि आता है कभी कभार, तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं रटाऊंगा नहीं, बिल्कुल रटाना हमारी फितरत में नहीं है भाई। आपको एकदम हंसाते खिलाते हुए मैं समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर कह रहा मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है ना, तो सबसे पहले देखिए इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपको डायग्राम नहीं बनाने आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं ऐसा डायग्राम बनाना आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखा दूंगा। अगर 1000 लड़के कमेंट कर देते हैं यस यस यस, तो मैं एकदम इसको बनाना सिखा दूंगा। वैसे सिखाया भी हूँ, जाकर देख लीजिएगा चैनल पर। देखो सबसे पहले इसी प्रकार से आपको डायग्राम बना लेना है। उसके बाद ये जो आपका पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं महाधमनी, और ये बीच में धंसा हुआ है इसको हाइलम बोलते हैं, और ये थैली जैसा है इसको मूत्राशय, जहाँ मूत्र एकत्र होता है, बाकी उसका दूसरा काम नहीं है। और ये मूत्र मार्ग जिसके द्वारा मूत्र को उत्सर्जित कर दिया जाता है, समझ रहे हो ना। उसके बाद ये महाशिरा हो गया, ये वृक्क हो गया, वृक्क आप जानते हैं जिसे किडनी कहा जाता है, और ये आपका मूत्र वाहिनी हो गया, इसी के द्वारा मूत्र यहाँ तक आएगा। तो बस इसी चीज को आपको याद करना है। उसके बाद लिखना कुछ भी नहीं। देखो क्या लिखना है, वृक्क में क्या लिखना है। देखो यह एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है। यह एक जोड़ा मतलब, एक जोड़ा का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो यह एक जोड़ा सेम का बीज देखो ना, सेम वैसा ही होता है। तो बता देना यह एक जोड़ा सेम के बीज का आकृति का होता है, जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। यह वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है, वही चीज की लंबाई 10 से 12 और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो भार होता है यानी कि वेट, वजन, ये होता है 150 से 170 ग्राम तक। वही चीज तो लिखा गया है, आसानी से आप नहीं लिख ले जाओगे। कहोगे बताओगे भाई, देखो क्या बताओगे, बताओगे कि यह एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है, ठीक, जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, और इसका भार 150 से 170 ग्राम लगभग होता है। तो बस स्क्रीनशॉट कर लो, अगर करना हो तो मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, कमेंट करोगे तो। अब देखो मूत्र वाहिनी, अब इसी चीज़ में मैं कहीं दूसरे जगह से नहीं लिखा हूँ, ये चीज़ यही हेडिंग में यहाँ पर लिखा हूँ मूत्र वाहिनी। ये तो भाई आप तो जानते ही हैं महाशिरा महाधमनी के बारे में, तो इसी चीज़ के बारे में लिखना है, केवल वृक्क। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी क्या है? देखो भाई यह एक जोड़ा पतले नली जैसी संरचना है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, जिसके द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुँचाया जा रहा है। तो बस उसी चीज को तो लिख देना है कि यह एक जोड़ा पतला नली जैसी संरचना होती है जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच पाई जाती है, जिसके द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुँचाया जाता है। बस अब देखो यहाँ पर आया है मूत्राशय। मूत्राशय मतलब मूत्र का आशय, जहाँ मूत्र एकत्रित रहता है। तो बता दोगे कि जहाँ मूत्र एकत्रित रहता है उसी को तो मूत्राशय कहते हैं। तो बस यह एक थैले जैसी संरचना होती है जहाँ कुछ समय तक मूत्र 98% जल और 2% यूरिया और अन्य पदार्थ संचित रहते हैं। अब उसके बाद मूत्र मार्ग बता ही दोगे भाई, इतना तो एकदम बता दो कि यह मूत्र, इसके द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। तो बस इतना ही लिखना है, इसमें अब कुछ ज्यादा लिखना नहीं है। हाइलम भी लिख सकते हो कि यह किडनी के बीच का धंसा हुआ पार्ट होता है जिससे हाइलम कहते हैं, लिख सकते हो, वरना नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। तो अब चलो अगला देखते हैं भाई, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है और पिछले साल ही पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया था। अब देखो यहाँ पर कह रहा है नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए, और कभी कभी ऐसा भी कह देता है कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए, उसके साथ ही उसके क्रियाविधि को भी स्पष्ट कीजिए। तो हम दोनों चीज देख लेंगे भाई, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और नेफ्रॉन का चित्र बनाना मैं आपको आसानी से सिखाया हूँ, जाकर देख लीजिएगा, वरना कमेंट कर दीजिए। मैं आपको बनाना इतना आसान है कि बस पूछिए मत, मैं आपको सिखा दूंगा भाई, कमेंट कर देना। देखो इस प्रकार से आपको डंटी खींचकर इस प्रकार से बना देना, उसके बाद कुंडली ऐसे बना के इस प्रकार से, ऐसे कटोरी बनाकर फिर ऐसे कर देना, हो गया। अब इसको बोलते हैं संग्राहक नली। सबसे पहले यहाँ से छोड़ो, यहाँ से
स्टार्ट करो। ये आपका जो कटोरा जैसा संरचना होता है ना, इसको आपको वोमेन संपुट बोल देना है। और ये जो गुच्छा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ग्लूमेरुलस। और ये तो भाई अपवाही धमनी अभिवाही धमनी तो आप जानते ही हो। अब उसके बाद यहाँ पर कुंडली ऐसा बन रहा है ना, तो इसी को कहते हैं कुंडलित नलिका। और इसको अवरोही चाप, इसको आरोही चाप, ठीक। और ये बीच में यू जैसा आकार बन रहा है, इसको हेनले का चाप कहते हैं। आरोही और अवरोही चाप के बीच में जो पाया जाता है यू आकार का, उसे हेनले का चाप कहते हैं। और ये जो संग्राहक नली हो गया, जहाँ से मूत्र के हाथ तक पहुँचता है, मूत्राशय तक पहुँच जाता है, ठीक है ना, मूत्रवाहिनी तक, और वही मूत्राशय तक पहुँचा देता है। अब देखो यहाँ पर ये मूत्रवाहिनी हो जाएगी। अब उत्तर में लिखेंगे नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब कि वृक्क का सबसे छोटा, जैसे हमारे शरीर का सबसे छोटा क्या होता है, तो सेल होता है, तो उसी प्रकार से ये वृक्क का सबसे छोटा भाग होता है। माइंड का जैसे होता है ना कि न्यूरॉन्स होते हैं, सेम उसी प्रकार से प्रत्येक वृक्काणु रुधिर को छानता है। यानी कि जो भी वृक्काणु है ये बहुत सारे होते हैं, 2-2.5 लाख एक किडनी में होते हैं, समझ सकते हो। तो ये प्रत्येक वृक्काणु क्या कहते हैं, रुधिर को छानते हैं, खून को छानते हैं, ठीक है, तथा मूत्र का निर्माण करते हैं। रुधिर को छान के उसमें से जो भी पानी होता है, यूरिया होता है, उसको मूत्र बना देते हैं, ठीक है ना। और वृक्काणु को निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे जैसे मतलब भाग है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, कटोरी वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, वोमन संपुट बोलते हैं। तो इसको कहेंगे कि यह कप या प्याले जैसे संरचना होती है, कुछ नहीं करना है, ये कप या प्याले जैसे संरचना है ना। और इसके ऊपर क्या पाया जाता है, रक्त नलिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। देख लो यहाँ पर, तो वही चीज लिखना है, इसके रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लूमेरुलस। यहाँ पर मैंने लिखवाया ही था। अब देखो हेनले का चाप, मैंने बताया ना, आरोही अवरोही और आरोही के चाप के बीच में यू आकार की जो नली पाई जाती है, जिसे हेनले का चाप कहते हैं। तो उसी चीज़ को लिख देना, यह पतले नली का बना होता है, जिसकी आकृति यू से जैसी होती है। इसका निर्माण अवरोही तथा आरोही चाप के मिलने से होता है। बस कुछ नहीं करना है भाई। अब देखो संग्राहक नली, ये वाला संग्राहक नली, यहाँ से जब सारा चीज़ जाएगा मटेरियल जो भी छनते हुए, तो यहीं से तो आएगा। तो बस कुछ नहीं करना है। यह एक विशेष प्रकार की नली होती है, यहाँ सभी आरोही चाप आकर मिलते हैं। इसके बाद सभी संग्राहक नली मूत्र नली में चले जाते हैं। बस सारी चीजें मूत्र नली में चल जाती है। और कभी कभी इसके कार्य भी आ जाते हैं। तो देख लो, रुधिर रीनल धमनी से बहुत दाब पर बहता है। रुधिर जो होता है, रीनल धमनी एक होती है, उसमें से बहुत दाब पर बहता है। धमनियां बहुत सारी हैं, उसी में एक रीनल धमनी होती है, उसमें से रुधिर क्या होता है, बहुत तेज दाब पर बहता है, जिसे ग्लूमेरुलस की, ग्लूमेरुलस जो है ना, इसकी पतली दीवारें होती हैं, इसके द्वारा रुधिर लगातार छनते रहता है। उसके बाद रुधिर कोशिकाएं प्रोटीन कोशिकाएं में होती है, जबकि जल का अधिकांश भाग ये वोमन संपुट द्वारा छान लिया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर कि इसमें ये जो आपका यहाँ से छान लिया गया, तो इसमें वज्र पदार्थ जैसे यूरिया और अन्य पदार्थ भी होते हैं, जिन्हें क्या किया जाता है, जिन्हें क्या किया जाता है, जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं वो भी होते हैं, तो इन्हें क्या किया जाता है, फिर छाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर अवशोषण किया जाता है, किसके द्वारा भाई, तो नलिकाओं द्वारा। अब देखो इन वज्र पदार्थों में का भी छनन उन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो जो भी वज्र पदार्थ शेष रह जाते हैं उनका भी छनन होता है। बहुत अच्छे से ये प्यूरिफाई करते हैं। और अंत में निस्यंद में केवल यूरिया और अन्य पदार्थ संचित रह जाते हैं, जो कि यहाँ से मूत्रवाहिनी तक चले जाते हैं। बस कुछ नहीं करना, ये खत्म हो गया। अब देखो इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। पुष्प का नामांकित चित्र, जो कि हर साल ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखो कैसे, और इसका पूरा मैं बताऊंगा अच्छे से। सबसे पहले इस प्रकार से बना लेना है आपको पुष्प को। और ये जो कगार वाला भाग होता है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, बीच वाले भाग को वर्तिका बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कोष टाइप के, कोष मतलब जहाँ पर कुछ रखा जा सके, तो इसी को पराग कोष कहते हैं। इसी में परागकण होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपका पुंकेसर हो जाएगा, इस प्रकार से डंटा जैसा, ठीक। और ये आपका बाह्यदल या फिर दलपुंज हो जाएगा, ठीक है। बाह्यदल नहीं बोलेंगे, दलपुंज बोलेंगे, क्योंकि ये जिसको क्या बोलते हैं, फूल आप बोलते हैं, फूल के पंखुड़ी, उसी को हम दलपुंज बोलते हैं बायोलॉजी में। ये आपका क्या है, अंडाशय है, ठीक है ना। और ये आपका बाह्यदल हो गया। और ये क्या हो गया, पुष्पासन हो गया, जिस पर पुष्प आसीत होता है, बैठा होता है। उसी प्रकार से अब देख लो, अब एक एक को सबसे पहले सिंप्लीफाई मतलब अब एक एक को क्या परिभाषित, अब एक एक को परिभाषित कर देना है, ठीक है ना। परिभाषित करो भाई। तो वर्तिकाग्र क्या होता है, यह पुष्प का सबसे ऊपरी एवं कोमल भाग होता है, जो शुष्क एवं चिपचिपा होता है, जो परागकणों को ग्रहण करता है। देखो यहीं से परागकण मेल पार्ट होते हैं, तो यहीं से परागकण अवशोषित होकर यहाँ तक पहुँचते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ समझो, यहाँ पर देखो वर्तिका क्या होती है भाई। वर्तिका ये होती है कि जो अंडाशय और वर्तिकाग्र के बीच में जो पाई जाती है, उसी को तो वर्तिका बोलते हैं। अब देखो
देखो उसी को यहाँ पर लिख दिया है। परागकोश क्या होते हैं? यह पुंकेसर का मुख्य भाग होता है जहाँ पर परागकण पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर परागकण पाए जाते हैं। यह पुरुष जो पुष्प नर का मुख्य भाग होता है, ये भी कह सकते हो। और इसमें क्या होते हैं? परागकण पाए जाते हैं जो जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो पुंकेसर क्या होता है, तो देखो पुंकेसर या फूल वाले पौधों का नर प्रजनन अंग होता है जिससे परागकण उत्पन्न होते हैं। यही आपका क्या होता है? पुंकेसर होता है। ठीक, इसी से यहाँ से परागकण यहाँ तक जाते हैं, परागकण उत्पन्न होते हैं। ठीक, चलो इसको आपने क्लियर कर लिया। इसको स्क्रीनशॉट करना हो तो भाई कर लेना। ठीक, चलो यहाँ पर उसी में एक आपका आता है अंडाशय। अंडाशय क्या है भाई? तो यहाँ पर देख लो अंडाशय यही है। तो बस इसको लिख देना कि यह स्त्रीकेसर का मुख्य भाग होता है जो पुष्प के आधारी में स्थित होता है, जो निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। इसी को फल में बदल जाता है ये बाद में। अब देखो बाह्यदल क्या होता है? पुष्प की सबसे बाहरी चक्र को बाह्यदल कहते हैं। इसमें पत्तियों के समान हरे रंग की अंकुड़ी पाई जाती है, यही वाला पार्ट। ठीक, अब देखो पुष्पासन क्या होता है? इसके ऊपर ही पुष्प के सभी भाग स्थित होते हैं और इस पर पुष्प बैठा होता है। पुष्प जिस पर बैठा होता है उसी को पुष्पासन बोलते हैं। राजा जिस पर बैठा होता है जिसको सिंहासन बोलते हैं, उसी प्रकार से पुष्प जिस पर बैठा रहेगा उसको पुष्पासन बोलेंगे। बस अब चलो यहाँ पर मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र देख लो। ये आपका मुख गुहा हो जाएगा, ये आपका गरसिका हो जाएगा, ये आपका आमाशय हो जाएगा, ये आपका यकृत हो जाएगा, ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत और ये आपका गुदा द्वार। तो बस कुछ नहीं करना, इनको सिंप्लीफाई करके अच्छे से साधारण भाषा में डेफिनेशन लिख देना। ठीक है ना। चलो इस प्रकार से बना लेना डायग्राम, स्क्रीनशॉट कर लेना। मानव में पाचन तंत्र का ये चित्र है। अब देखो मुख गुहा सबसे पहले लिखेंगे। तो इसके द्वारा भोजन को अंतःग्रहण यानी कि खाया जाता है। ठीक है ना, जिसमें उपस्थित लाल ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम टाइलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है। इसमें क्या होते हैं? लाल ग्रंथियाँ होती है जिसमें टाइलिन एंजाइम होता है, जिससे क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। भोजन का सबसे पहला पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक, चलो यहाँ पर ग्रसिका में यह एक नली जैसी संरचना होती है जिसके द्वारा भोजन आमाशय तक पहुँचता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रसिका बोलते हैं। यह एक नली जैसी संरचना है ना, बिल्कुल है। इसी के द्वारा भोजन कहाँ पर पहुँचेगा भाई? तो आमाशय तक पहुँचेगा। ठीक है ना। चलो इतना तो आप बनाकर भी लिख दोगे, केवल आपको डायग्राम याद रहेगा। तो अब देखो आमाशय क्या होता है? यह एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें भोजन संचित रहता है। ये क्या है? थैली जैसी ही ना संरचना है, इसी में भोजन संचित रहता है यानी कि इकट्ठा रहता है और 6 घंटे तक लगभग रहता है। इसमें रेजिन पाए जाते हैं, इस प्रकार से कांटेदार ऐसे होते हैं, रूजी या फिर रेजी उसको कहा जाता है। यही क्या कहता है ना कि भोजन को यहाँ पर रोक के रखता है। तो इसमें 6 घंटे भोजन रहते हैं यहाँ पर। अब याद रखना ये। अब देखो इस प्रकार से यहाँ पर देखो ये संरचना होती है। इसके आंतरिक सतह पर जठर रस पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाया जाता है? जठर रस, जिसको HCl अम्ल कहते हैं, जिसके द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। ठीक है ना। अब देखो अब आप बोलोगे कि इसमें HCl पाया जा रहा है तो ये पेट तो जल जाता है, लेकिन इसके साइड में क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस एक तरल पदार्थ होता है, जैसे आपका जो नाक वगैरह में होता है उसी को म्यूकस बोलते हैं। ठीक है ना। तो म्यूकस पाया जाता है ये इसी के, तो याद रखना, उसी कारण नहीं चलता है पेट। अब देखो यकृत क्या होता है? इसी में एक यकृत ऑप्शन है ना, यकृत जिसको लीवर बोलते हैं। तो लीवर क्या है भाई? ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है ना, इसको सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। इसमें पित्त रस का स्राव होता है जिससे भोजन का पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पित्त रस क्या करता है? पित्त रस यहाँ पर बनता है ये पित्ताशय। देखो इसमें पित्त रस बनता है, ये पित्ताशय को दे देता है और ये क्या करता है? यहाँ से यहाँ पर फेंक देता है। यहाँ से ये जो होता है छोटी आंत में जो भी वर्क होगा क्षारीय माध्यम होगा। अब भाई यहाँ से तो ये Cl अम्ल के कारण पूरा भोजन अम्लीय हो चुका है, तो ये पित्त रस क्या करता है? भोजन को क्षारीय बना देता है, जिसके कारण छोटी आंत उसको पचा देती है। अगर क्षारीय माध्यम में नहीं आएगा तो छोटी आंत नहीं पचा पाएगी। अब देखो यहाँ पर छोटी आंत क्या है कि यह पतला लंबा कुंडली जैसी संरचना होती है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है। इसमें भोजन का पाचन पूर्ण होता है, यही है छोटी आंत। अब देखो यहाँ पर अगला है बड़ी आंत क्या होती है? तो इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ मल द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, जिसमें पानी वगैरह रह जाते हैं, उसका भी अवशोषण बड़ी आंत करती है। बड़ी आंत में ये भौहें ऐसे ऐसे पाए जाते हैं साइड से, वही अवशोषण करते हैं। जो भी पानी वगैरह बच जाता है उसका अवशोषण करके और जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। आप देखो गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल जाता है भोजन को। तो इसी प्रकार से ये सारे डायग्राम हमने देख लिए। और एक और डायग्राम देख लो भाई, जो कि बोर्ड एग्जाम में कभी कभार पूछ ही देता है। ये है
पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया को समझाना है, क्रियाविधि को। तो देखो इस प्रकार से ही निषेचन होता है। यहाँ से क्या होता है भाई, तो ये देखो अंकुरित परागकण यहाँ से गया, ये वर्तिकाग्र है ना, और वर्तिकाग्र से यहाँ पर एक नली जैसा होता है और ये यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है ना। तो अंडाशय यहीं से ये एंटर किया, यहाँ से आते आते यहाँ पर अंडाशय तक पहुँच गया, तो फर्टिलाइजेशन होने लगा। अब ये देखो यहाँ पर नर युग्मक और ये मादा युग्मक है, तो ये मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो निषेचन क्या होता है, नर या मादा केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। पुष्प में निषेचन की क्रिया, वर्तिकाग्र के समय तरल पदार्थ स्रावित होते हैं, इन पदार्थों का अवशोषण करके परागकण फूल हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप जनन छिद्रों के परागनलिका बाहर निकल आती है, परागनलिका बीजांड में प्रवेश कर नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। यहीं पर भाई आप देखो यहाँ पर एक नर युग्मक अंड कोशिका में संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। इसके बाद द्विगुणित युग्मनज वृद्धि करके विभाजन करके भ्रूण का निर्माण कर लेता है, सेल डिवीजन हो जाता है, तो भ्रूण बन जाता है। तो इसी प्रकार से लिख देना है, देख लो ये भी आ जाता है, इसीलिए मैंने बता दिया कि इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना। बाकी हाँ, आज की वीडियो में पूरा अच्छे से बता दिया। जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च को पेपर देने वाले हैं वो धुआं करके आएंगे। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए इस सब चीज़ों का, तो ये जो मेरा नंबर है यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये नंबर है, इस नंबर पे मात्र और मात्र 39 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का PDF दिया जा रहा है। ऑल सब्जेक्ट का अभी भी आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। आप फोड़ सकते हो, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन हिंदी में भी फंसे थे, मैथ में भी फंसे थे और संस्कृत में भी फंसे थे। तो आज के इस वीडियो में जो बताया अगर कर लेंगे तो आराम से आप 90-95 लेकर आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले चैनल बनवाता हूँ।